हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, आज से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि सर सिलेबस बहुत पीछे रह गए हैं, अभी आ गए हैं, मई ख़त्म होने वाले हैं, जून आने वाले हैं और अभी एक भी यूनिट ख़त्म नहीं हुए। आज से हम लोग अपने क्लास के अपने जो वीडियो हैं उसका सिलेक्टेड रीडिंग करेंगे। आपको पता है जब गाड़ी में सिलेटर ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा स्पीड चलते हैं, उसी तरह से आज हम लोग अपने वीडियो को एक्सेलरेट करेंगे और वीडियो के जो टाइमिंग होंगे वो बहुत ज़्यादा लेंगे। लगभग 1 घंटे की एक वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके। इतना दिन स्लो पढ़ रहे थे, अब जो है अब टाइमिंग आएगा कि अब थोड़ा स्पीड पढ़े हम लोग। चलिए आज बात करते हैं हम लोग आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक है कृत्रिम संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे। उसके बाद अपने लैंगिक जनन, उसमें बहुत सारे बातें पढ़े हम लोग। परागण का निर्माण समझे, भ्रूणकोश का निर्माण समझे, फिर परागण को समझे कि परागण क्या होते हैं। परागण के बाद हम लोग समझे थे वही प्रजनन युक्ति, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये क्या है कि ये पर परागण को होने के लिए काफ़ी उत्साहित करते हैं। स्वपरागण होने वाले पुष्प में भी पर परागण इसी के वजह से हो रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसमें भी हम लोग बहुत तरह के देखें। फिर हम लोग पढ़े इन पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन मीन्स पराग स्त्रीकेसर आकर्षण या संकर्षण, ये हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे किस पर? तो कृत्रिम संकरीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होते हैं ये समझते हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों ज़रूरत पड़ा। आज से कई साल पहले जब भारत की पॉपुलेशन भी बहुत कम थे और क्या थे कि पॉपुलेशन कम थे और किसान भी बहुत ज़्यादा थे, फिर भी अनाज कम हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त किसान ज़्यादा थे और खेती भी ज़्यादा हो रहे थे, लोग भी कम थे, फिर भी अनाज कम रहे थे। और आज क्या है कि आज पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, किसान भी बहुत कम है, लेकिन अनाज आज भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहे हैं? पहले इस मेथड का यूज़ नहीं किया जा रहा था, प्रयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से अनाज का कम उपजाऊ होते थे। और आज इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से आज बहुत ज़्यादा अनाज का उपजाऊ हो पा रहे हैं। तो समझते हैं कृत्रिम संकरीकरण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यह उन्नत फसल के विकसित के लिए प्रमुख विधि है। उन्नत फसल, अच्छा क्वालिटी के अच्छे आज के देख रहे हैं कि तरह तरह का, पहले चावल एक ही या 2 तरह का चावल होते थे, आज कई क्वालिटी के चावल आने लगे हैं। दाल की भी क्वालिटी वेरी कर रहे हैं, तो सबकी क्वालिटी वेरी कर रहे हैं, तो वो किसके वजह से हो रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं कि अपने इच्छा अनुसार परागण से उसको हम लोग परागित करते हैं। जो भी पादप हैं जो से ये पर परागण करेंगे या स्वपरागण पर परागण करेंगे, तो परागण करने के लिए उसको जो है परागण के लिए उसमें अपने इच्छा अनुसार परागकण को डालेंगे, ताकि अपने इच्छा अनुसार क्वालिटी के वाले बीज या फसल का उत्पादन हो सके। यह उन्नत फसल के विकसित के लिए प्रमुख विधि है। समझ पाए ये बात क्या है कि उन्नत फसल, अच्छे क्वालिटी के फसल के लिए इस मेथड का यूज किए जाते हैं। कृत्रिम संकरीकरण वह विधि है जिसमें परागण के लिए अपने इच्छा अनुसार परागकण का प्रयोग करते हैं। समझ पाए इस बात को कि जब परागण होंगे, परागण में क्या होंगे कि उसी जाति के, हम लोग स्वपरागण पढ़े, पर परागण पढ़े। स्वपरागण में क्या हो रहे थे कि एक ही जाति के, एक ही पुष्प में एक ही आनुवंशिक वाले गुण के परागकण को वर्तिकाग्र के पास पहुंच रहे थे। उसके बाद समझिए पर परागण। पर परागण में क्या हो रहे थे कि एक ही जाति के अलग अलग आनुवंशिक गुण वाले पौधे में परागण हो रहे थे। उसके लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस हम लोग समझे कि कैसे आउटब्रीडिंग डिवाइस सेल्फ पॉलिनेशन को या स्वपरागण को कम कर रहे हैं। स्वपरागण इसलिए आज के दौर में कम यूज होते हैं क्योंकि वातावरण हमेशा बदल रहे हैं और वातावरण के साथ चलना ही जीवों का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये परागण कहने का मतलब है कृत्रिम संकरीकरण वह विधि है जिसमें परागण के लिए अपने इच्छानुसार परागण का प्रयोग करते हैं। परागण के लिए मतलब परागण का मीनिंग क्या होते हैं कि परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुंचेंगे, तो इस क्रिया को परागण बोले थे हम लोग। और परागकण क्या होते हैं? परागकण नर युग्मक को बोलते हैं। तो क्या हो गए? कृत्रिम संकरीकरण वह विधि है जिसमें परागण के लिए अपनी इच्छा अनुसार कि जिस क्वालिटी के पॉलन ग्रेन का यूज करना चाहेंगे वो क्वालिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। यही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए सामान्यतः 2 मेथड का यूज करते हैं, 2 तकनीक का यूज करते हैं। सामान्यतः इस विधि के लिए 2 तकनीक का प्रयोग करते हैं। पहला क्या है? इमेस्कुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विन पुष्पन। अब ये विन पुष्पन क्या है
और दूसरा है बैगिंग। अब ये बैगिंग क्या है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे, तो इससे पता चल जाएंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहे हैं। द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में, द्विलिंगी पुष्प में क्या होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था मतलब जब वो छोटे होते हैं, जब वो परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, चिमटा की मदद से पराग कोष को अलग करने की विधि को इमेस्कुलेशन या विन पुष्पन कहते हैं। मतलब द्विलिंगी पुष्प है तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होंगे, जब स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होंगे तो पुंकेसर का जो टिप वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होते हैं वहाँ पे परागकोष पाए जाते हैं। ये चीज़ हम लोग देखे थे। तो परागकोष को अलग कर देना है, परागकोष के अंदर परागकण का निर्माण होते हैं। अगर द्विलिंगी पुष्प है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों हैं, तो पुंकेसर के अंदर परागकण का उसके अंदर परागकोष होंगे और परागकोष के अंदर परागकण का निर्माण होंगे। तो परागकण वहीं से किसके पास पहुंच जाएंगे, वर्तिक कागर के पास। फिर वह अपनी इच्छा अनुसार परागकण का प्रयोग नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करेंगे कि उस परागकोष को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, हटा देने के बाद जो है उसको एक बैगिंग से, एक किसी प्लास्टिक पेपर से या फिर बटर पेपर से ढक देते हैं। इस विधि को समझेंगे तो पहले इमेस्कुलेशन समझते हैं। इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन का मीनिंग ये हुए कि द्विलिंगी पुष्प से कलिका अवस्था में किसको हटा देना है, तो परागकोष को हटा देना है। परागकोष को अलग करने की विधि जो है, इस विधि को ही क्या बोलेंगे, विन पुष्पन कहेंगे। दूसरा क्या, बैगिंग। विन पुष्पित पुष्प, विन पुष्पित पुष्प मतलब जिस पुष्प पे परागकोष को हटा चुके हैं उस पुष्प को, या फिर एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प में क्या होंगे, या तो स्त्रीकेसर होंगे या तो पुंकेसर होंगे। तो पुंकेसर वाले से हमें कोई काम नहीं, स्त्रीकेसर, क्योंकि परागण के लिए स्त्रीकेसर के पास ही परागकण जाते हैं, तो स्त्रीकेसर वाले भाग को ही हम लोग ढकेंगे। तो एकलिंगी पुष्प के कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था मतलब जो वो परिपक्व नहीं हुए रहते, कलिका अवस्था में बटर पेपर की मदद से, बटर पेपर एक स्पेशल पेपर आते हैं इनका, जिसको बोलते हैं हम लोग बटर पेपर, से ढक देते हैं। इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। ढक क्यों दिए, ताकि उसमें कोई दूसरा परागण ना आ सके। जब जरूरत होगी तो अपनी इच्छा अनुसार परागण उसमें डाल देंगे, इसीलिए इसको बैगिंग करते हैं। तो ये समझ में आए कि इमेस्कुलेशन, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो टेक्निक का यूज करते हैं, एक इमेस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। इमेस्कुलेशन और बैगिंग दोनों क्या टेक्निक यूज करेंगे या फिर किसी एक टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए, अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें दोनों टेक्निक का यूज होगा। अगर एक लिंगी पुष्प है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बैगिंग यूज होगा, उसमें इमेस्कुलेशन यूज नहीं होंगे। तो इमेस्कुलेशन के लिए कभी कभी जो है इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछे गए, इमेस्कुलेशन क्या है, तो इस बात को आप लिख सकते हैं। इमेस्कुलेशन क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होते हैं ये समझाएं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं ये बात को भी आप समझा सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप समझ पाए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस पर और अभी बातें करेंगे थोड़ा कि ये मेथड हो कैसे रहे। ये तो समझे कि इसमें 2 टेक्निक का यूज कर रहे हैं, एक इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि परागकोष को अलग करना है, और बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या हुआ कि उस परागकोष अलग किए हुए पुष्प को बटर पेपर की मदद से ढक देना है। तो ये 2 टेक्निक का यूज करते हैं, यही 2 टेक्निक का यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसके बारे में और 2-4 पॉइंट लिखेंगे, तब तक आप जो है इस पर इतना को नोट कीजिए, फिर इसके बारे में अभी और हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझे क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन 2 टेक्निक से कंप्लीट हो रहे थे, एक इमेस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग। तो उसी पर और थोड़ी बात करते हैं। यदि एक लिंगी पुष्प में कृत्रिम संकीकरण करते हैं तो उसमें या इसमें सिर्फ बैगिंग का प्रयोग करते हैं, उसमें इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एक लिंगी पुष्प है उसमें तो परागकोष तो होंगे नहीं, इसीलिए कि परागकोष को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए एक लिंगी पुष्प में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बैगिंग होंगे। यदि द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें कृत्रिम संकीकरण के लिए विन पुष्पन तथा बैगिंग दोनों का प्रयोग करते हैं। द्विलिंगी पुष्प अगर उसमें हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इमेस्कुलेशन करेंगे, विन पुष्पन करेंगे, उसको परागकोष को हटाएंगे, दूसरा बैगिंग करेंगे। जब वस्त्रावृत मतलब क्या हुआ कि जो बैग मतलब बटर पेपर के द्वारा जिस पुष्प को ढके हैं उसको हम लोग बोलेंगे वस्त्रावृत। वस्त्रा मतलब वस्त्र पहनना, तो वस्त्र पहने हुए हैं कौन सा पुष्प जिसमें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना चाह रहे हैं, उसके परागकोष को एक पेपर से ढके हुए हैं, बटर पेपर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे वस्त्रावृत पुष्प।
जब वस्त्रावृत पुष्प के वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं, पहले उसको कलिकावस्था में ढक देते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तब बटर पेपर को हटा लेते हैं, उसमें अपनी इच्छा अनुसार परागकण को छिड़कते रहते हैं तथा पुनः बटर पेपर से ढक देते हैं। फिर ढक देते हैं उसको, एक बार पहले हटा लिए, फिर उसमें परागकण को छिड़क दिए और फिर उसको ढक दिए ताकि दूसरा परागकण फिर उस पर ना जा सके। ढक दिए ताकि दूसरे परागकण ना पहुंच पाए। ये आपका मेथड हो गए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, अगर एक लिंगी पुष्प की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले बैगिंग करेंगे, उसमें मेस्कुलेशन की जरूरत पड़ेंगे नहीं, बैगिंग करेंगे और बैगिंग करने के बाद बैगिंग का डेफिनेशन को लिखकर फिर ये लिख दीजिएगा, हो जाएंगे आपका कि एक लिंगी पुष्प में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। द्विलिंगी पुष्प में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले मेस्कुलेशन, उसके बाद बैगिंग और उसके बाद ये सेंटेंस हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं तो उसका भी आंसर आपको मिल गया। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन खत्म करने के बाद अब एक टर्म है पराग नली, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये आपके बुक में नहीं है, बस ये टर्म का यूज किए गए हैं, बुक में इसके बारे में पढ़ने के लिए नहीं बोले हैं, वो सिर्फ टर्म के बारे में बताएं। तो हम लोग टर्म को अगर नहीं समझ लेंगे तो फिर बुक में बार बार आएंगे पॉलन ट्यूब या पराग नली, तो कैसे समझेंगे। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब वर्तिकाग्र द्वारा परागकण को स्वीकृति मिल जाते हैं, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागन हो गए, पहुंचते हैं, तब वर्तिकाग्र के पास, आपको बताए थे वर्तिकाग्र के पास अपना केमिकल, उसके पास केमिकल होते हैं जिससे वो अपने जाति के आनुवंशिक भिन्न आनुवंशिक गुण वाले परागकण को स्वीकृति देते हैं। तो वो स्वीकृति देते हैं, जब परागकण को वो स्वीकृति दे देते हैं तब क्या करते हैं, परागकण उस वर्तिकाग्र में उपस्थित जल तथा पोषण को अवशोषित कर लेते हैं। जब परागकण जल तथा पोषण को अवशोषित करेंगे, परागकण विकास करेंगे, परागकण के अंदर जो कोशिका द्रव्य होंगे वो बढ़ेंगे। जब उसकी वृद्धि होंगे तो क्या होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पराग नली में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये पराग नली कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, डायग्राम के साथ समझेंगे। एक पराग नली के अंदर 3 केंद्रक होते हैं, 2 जनन केंद्रक तथा 1 कायिक केंद्रक। अब ये देखिए, वास्तव में जब निषेचन होते हैं तो केंद्रक आपस में संलयन होते हैं, कोशिका का नहीं होते हैं, केंद्रक का संलयन होते हैं। तो आप परागकण के बारे में पढ़े थे कि परागकण के अंदर 2 कोशिका होते हैं, तो 2 कोशिका तो 2 केंद्रक होंगे ही। अब यहाँ पर होने की सर 3 केंद्रक आ गए। इस पर बात करेंगे डायग्राम के साथ, अभी बात करेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे कि परागकण कैसे पराग नली में बदल रहे हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से अगर उसको स्वीकृति दे देते हैं तो वर्तिकाग्र से उपस्थित वर्तिकाग्र पे रहकर जल और पोषण को अवशोषित करते हैं परागकण, और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, पराग नली में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पराग नली कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, डायग्राम के साथ समझेंगे तो इजी समझ में आएंगे। एक पराग नली के अंदर 3 केंद्रक होते हैं, ये 3 केंद्रक कैसे हुए, नहीं हुए, इस पर भी बात करेंगे अभी हम लोग। पहले इसको आप नोट कीजिए। और एक पॉइंट है, पराग नली का खोज जेबी एमिकी ने 1824 ईस्वी में किए थे। जेबी एमिकी एक साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने जो है पहली बार देखें कि परागकण जो है पराग नली में बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए निषेचन के लिए परागकण अंदर नहीं जा पाएंगे, केंद्रक को जाना होगा, तो केंद्रक को ले जाने के लिए जो है पराग नली बनी। तो कैसे ये डेवलप की, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग अभी समझते हैं कि परागकण पराग नली में कैसे परिवर्तित होते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आप बोलिएगा सर ये तो डायग्राम समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल अभी समझ में आने लगेंगे ये है किस चीज का डायग्राम। ये डायग्राम जो बनाए हैं, ये डायग्राम आपका एक स्त्रीकेसर का डायग्राम है। इसको हम लोग अंडाशय बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, अंडाशय, अंडाशय। इसको क्या बोल देंगे, वर्तिका, और इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, मान लीजिए इसमें परागकण आए हैं, ठीक, इसको स्वीकृति मिल गई तो ये वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके चलिए इसका डायग्राम और बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपका बीजांड की संरचना है, तो बीजांड की संरचना को भी बना देते हैं। उससे पहले भ्रूण कोश की संरचना बना देते हैं। भ्रूण कोश जो है 1 लेयर 2 लेयर से सराउंडेड है।
है ना। ये 2 लेयर क्या हो गए, इंटेगुमेंट हो गए, 2 इंटेगुमेंट से घिरे हुए हैं। और ये अंदर का भ्रूण कोश है। बीजांड में आपको एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिले थे, इसको न्यूक्लियस भी बना दिए। यहाँ से आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन को भी थोड़ा समझा देंगे, द्विनिषेचन क्या है, कैसे हो रहे हैं वो भी यहाँ पर। तो ये क्या है, भ्रूण कोश की संरचना है। ये किसी संरचना है, अब भ्रूण कोश की संरचना है। और ये बाहर में जो इंटेगुमेंट है, आवरण है, इससे प्लेसेंटा जुड़े हुए हैं, फनिकल है, इसका स्ट्रक्चर देखे थे। तो इसको सीधा मान लेते हैं क्या, ये देखिए सबसे पहले अंडाशय बनाए, अंडाशय के अंदर बीजांड को बनाए, ये क्या होगा, बीजांड, बीजांड बनाए। बीजांड के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल जो क्या काम कर रहे हैं, इसको पोषण प्रदान कर रहे हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या है, इसको क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग जब परागकण को पराग नली में कैसे बदलते हैं उसकी बात करेंगे, फिर उससे द्विनिषेचन इसी डायग्राम में हम लोग समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ये क्या है, एक परागकण है। परागकण के अंदर आपको बताते हैं कि 2 कोशिका होंगे, एक कोशिका होंगे जो बड़ा होंगे, 2 लेयर से घिरे हुए हैं, 2 लेयर से घिरे हुए हैं, एक्साइन इंटाइन, ये हो गए एक्साइन, ये हो गए इंटाइन। इसके अंदर एक बड़ा कोशिका है जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, ये छोटा कोशिका है जिसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये इसका केंद्रक है। आपको बताए थे कि कुछ परागकण क्या होते हैं, परागकण के जो होते हैं, कौन सा, जनन कोशिका जो है समसूत्री विभाजन करके ये 2 कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, मतलब 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। वास्तव में यही नर युग्मक है, और ये जो है इस युग्मक को भोजन प्रदान कर रहा है। ये जो 2 कोशिका देख रहे हैं आप, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका, आप पढ़े होंगे, कायिक कोशिका जनन कोशिका को भोजन प्रदान कर रहे हैं। जब जनन कोशिका को भोजन मिल रहे हैं तो ये वृद्धि करके समसूत्री विभाजन करके 2 जनन कोशिका का निर्माण कर लेंगे। अब इसको भोजन मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको भोजन मिल रहे हैं, ये धीरे धीरे बड़ा होंगे, तो बड़ा होंगे तो कहाँ से निकलेंगे, एक्साइन आपको बताते हैं काफी कठोर परत होते हैं, इसको कहीं से निकलने नहीं देंगे। अब क्या होंगे, जहाँ पोर होंगे, पोर वाले के पास ये थोड़ा सा निकलेंगे। आप बैलून को, गुब्बारे को जब फुलाते हैं देखते हैं कि कैसे वो फूलते हैं, ये हुए। एक तरह से ये मान लिए कि पॉलन ग्रेन के जो पोर है, जब इसका द्रव्य भरते जाएंगे, इसके अंदर पोषण बढ़ते जाएंगे, ये बड़ा होते जाएंगे तो ये फैलेंगे। तो इसको स्पोरोपोलिन फैलने नहीं दे रहे हैं, जो बाह्य परत है उसको फैलने नहीं दे रहे, तो कहाँ से फैलेंगे, तो एक्साइन जो है वो वहाँ, एक्साइन के जो पोर होते हैं वहां से अंदर वाला परत बाहर निकलेंगे, ऐसे देखिए निकल गए, निकल गए, निकल गए तो क्या होगा, सबका केंद्रक आगे चल जाएंगे। देखिए परागकण जो है इसके अंदर नहीं पहुंचते हैं, इसके अंदर परागकण के केंद्रक अंदर आते हैं, और केंद्रक का ही निषेचन में केंद्रक का संलयन होते हैं, पराग युग्मक का नहीं। तो यह परागकण यही रह जाएंगे। परागकण से यहाँ से देखिए एक नली ऐसे निकलेंगे, इसी को बोलेंगे परागनली। और परागनली के अंदर 3 केंद्रक पाए गए, ये 2 कोशिका में विभाजित हो गए, इसका 2 केंद्रक, एक इसका केंद्रक। तो सबसे पहले जो केंद्रक होते हैं वो होते हैं जनन कोशिका का केंद्रक, उसके बाद पहले होते हैं कायिक कोशिका केंद्रक, उसके बाद दोनों होते हैं जनन कोशिका का केंद्रक। अब आप बोलिएगा सर कायिक कोशिका का केंद्रक ही आगे क्यों है, ये दोनों में से कोई आगे क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको रास्ता पता है। आप देखते होंगे कि जिनको रास्ता पता होता है, शादी वगैरह में भी देखते होंगे जब बाराती जाते हैं तो जिनको रास्ता पता होता है उनकी गाड़ी आगे होते हैं, उनके पीछे पीछे सारे गाड़ी होते हैं। तो वैसे ही इनको रास्ता पता था, किसको, कायिक कोशिका के केंद्रक को, इसको रास्ता पता होता है, ये सबसे आगे होते हैं, क्योंकि यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर करके यहाँ आना पड़ेगा, तो ये रास्ता इसको कौन बताएंगे, तो ये बताएंगे कायिक केंद्रक, इसीलिए कायिक केंद्रक सबसे आगे होंगे। उसके पीछे होंगे 2 जनन केंद्रक। 2 जनन केंद्रक कैसे बने,
ये विभाजन किए, दो युग्मक को बनाए, दोनों का केंद्रक आ गए। तो यही हो गया आपका प्राग नली। ये प्रागकण से प्राग नली में कैसे परिवर्तित हुए, इस बात को आप समझ पाए। कैसे समझे कि प्रागकण जो है, जब प्रागकण को स्वीकृति मिल जाता है, कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पर जब स्वीकृति मिल जाते हैं तब क्या करते हैं, ये वर्तिकाग्र पर जाके अब जल और पोषण को अवशोषित करते हैं। जल पोषण को अवशोषित करते हैं तो इसका कोशिका द्रव्य बड़ा हो जाते हैं। जब कोशिका द्रव्य बड़ा हो जाते हैं तो वो बाहर निकलेंगे ही। तो बाहर कहाँ से निकलेंगे, तो पोर के द्वारा बाहर निकलेंगे। पोर के द्वारा देखिए बाहर निकले, बाहर निकले। इसमें 3 केंद्रक देखने के लिए मिले। 3 केंद्रक, क्योंकि 3 केंद्रक क्यों बने ये भी आगे हम लोग समझेंगे थोड़ा। 2 केंद्रक तो समझ गए कि जो जनन कोशिका का 2 केंद्रक हो गए, और 1 केंद्रक किसका हो गए, कायिक कोशिका का। कायिक कोशिका केंद्रक सबसे आगे इसलिए होंगे क्योंकि उसको रास्ता पता है, वो ये दोनों केंद्रक को जगह पर निषेचन के लिए मादा युग्मक के केंद्रक तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसीलिए करके आगे रहते हैं। तो चलिए ये प्राग नली अब अंदर इन कर गए, वर्तिकाग्र को पार कर गए। अब वर्तिकाग्र से ये कहाँ पहुंच गए, अंडाशय में। कहाँ पहुंच गए, अंडाशय में। समझ पा रहे बात को, कहाँ पहुंच गए, अंडाशय में। अब अंडाशय से ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेंगे। कौन, ये प्राग नली। तो प्राग नली जब बीजांड के अंदर प्रवेश करेंगे, अंडाशय से प्रवेश करने के लिए उसका एक ही रास्ता होंगे, सीधा वर्तिकाग्र से होते हुए आएंगे। बट बीजांड के अंदर अगर प्रवेश करना होगा प्राग नली को, तो उसका 3 रास्ता है। देखिए, एक तो ये क्या करेंगे, आपको पता है इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलरीन, इसको बोलेंगे चैलेजलिन, और ये इंटेगुमेंट हो गए, आवरण, बीजांड की संरचना मानते हैं इसको। अगर ये यहां से घुस जाएंगे इंटेगुमेंट, ये चैलेजलिन की ओर होते हुए, तो इसको बोल देंगे हम लोग चैलेजोगैमी। अगर यहां से नहीं घुसे तो ये इंटेगुमेंट से होकर अंदर घुस गए। कहां से, इंटेगुमेंट से, तो इसको बोलेंगे मीजोगैमी। और अगर ये यहां से भी नहीं इन करते हैं, कहां से इन करते हैं, ये माइक्रोपाइलर रीजन से, तो यहां से क्या बोलेंगे इसको, पोरोगैमी। क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। तो प्राग नली का बीजांड में प्रवेश, अंडा, ये देखिए सबसे भ्रूण कोश में एक ही रास्ता है, अंडाशय में एक ही रास्ता है, लेकिन बीजांड में प्रवेश करने का 3 रास्ता है। कौन कौन है, एक चैलेजाइंड से, चैलेजल के द्वारा प्रवेश करेंगे तो उसको बोलेंगे चैलेजोगैमी। माइक्रोपाइलरीन से अगर इन करेंगे तो ये पोरोगैमी। अगर इंटेगुमेंट से जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। ये मेडिकल वगैरह में इस टर्म का यूज किए जाते हैं। बट ये जानिए आप लोग, इंफॉर्मेशन लेना कोई दुख की बात नहीं है, कोई हानि नहीं है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो हानि है, आप ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो यहाँ से क्या हुआ कि प्रागकण जो है, प्राग नली, पहले प्रागकण प्राग नली में परिवर्तित हुए। कहाँ पर हुए, वर्तिकाग्र पर प्रागकण प्राग नली में परिवर्तित हुए। प्राग नली में परिवर्तित हुए तो उसमें 3 केंद्रक देखने के लिए मिले। 3 केंद्रक कौन कौन सा, एक कायिक केंद्रक और 2 जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक को रास्ता पता होता है, इसीलिए कर ये आगे होता है। ये रास्ता से जब अंडाशय के अंदर इन कर जाते हैं तो अंडाशय से, आपको पता है कि अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं। अब बीजांड के अंदर वो प्रवेश करेंगे तो 3 रास्ता है। 3 रास्ता क्या क्या है, एक चैलेजर से अंदर जाएंगे, चैलेजर से अगर अंदर गए तो चैलेजोगैमी, अगर इंटेगुमेंट से अंदर गए तो मिजोगैमी, अगर माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर गए हैं तो पोरोगैमी। तो ये आपका, अभी इस पर लिखा भी देंगे हम, तो ये समझ पाए। अब देखिए क्या होंगे, थोड़ा दोहरा निषेचन की भी बात यहाँ पे आप कर लेते हैं। जब डायग्राम बनाए हैं तो दोहरा निषेचन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब बीजांड में प्राग नली प्रवेश कर गए हैं, अब प्राग नली को कहाँ जाना होगा, भ्रूण कोश के पास। भ्रूण कोश के पास जाएंगे तब तो निषेचन होंगे। तो भ्रूण कोश के पास मान लेते हैं, भ्रूण कोश में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है। अगर प्राग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करेंगे तो वो यहीं से प्रवेश करेंगे, यहाँ इधर से नहीं कर सकते, इधर से नहीं कर सकते, कहीं से नहीं, वो एक ही रास्ता से कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों जो बीजांड का एक स्ट्रक्चर था, ये बीजांड का स्ट्रक्चर था। बीजांड में प्रवेश करने का 3 रास्ता है, बट भ्रूण कोश में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है। कौन सा है, माइक्रोपाइलर रीजन।
यहाँ पे आपको पता है फिलिफोरम एपरेटस होते हैं जो एक छिद्र होते हैं। इसी से प्रागनली अंदर जब पहुंचे तो अब देखिए प्रागनली जब अंदर भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब प्रागनली का ये मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब प्राग केंद्रक जो है इसके अंदर जो 3 केंद्रक है वो 3 केंद्रक अंदर जाएंगे। अब देखिए ये जनन कोशिका का जो केंद्रक थे इसका काम कायिक कोशिका का जो केंद्रक थे इसका काम खत्म हो गए। इसका काम था यहाँ तक पहुंचाना, रास्ता दिखाना। ये रास्ता दिखा दिए, यहाँ तक पहुंच गए। अब ये जो है ये जो एक सिनर्जिड सेल है, सहायक कोशिका है, इसके केंद्रक के साथ मिलकर इसको नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब ये दूसरा वाला जो है जिसको जनन केंद्रक बोलते हैं, ये जाके ये एक सेल के केंद्रक से निषेचन कर लेंगे। यहाँ पर ये भ्रूण का निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। पहला यहाँ पे निषेचन हो रहे हैं। अब दूसरा क्या कि ये जो एक केंद्रक और बच गए, ये अंदर प्रवेश करके इससे जाकर निषेचन कर लेंगे, इससे जाकर मिल जाएंगे। ये एंडोस्पर्म का निर्माण करेंगे, भ्रूणपोष का, और ये युग्मनज का निर्माण करेंगे। यही हो गए दोहरा निषेचन, मतलब 2 बार निषेचन किए। पहला निषेचन एक से किए और दूसरा सेंट्रल सेल से किए। एक सेल से किए पहला वाला जनन केंद्रक, दूसरा वाला जनन केंद्रक किससे किए? केंद्रक सेल से या फिर ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक से। तो ये दोहरा निषेचन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा, और इस पर अभी लिखाएंगे तो आप समझ पाएँ कि कैसे। पहले हम लोग क्या समझे कि प्रागकण जो है प्रागनली में परिवर्तित हुए। तो कैसे परिवर्तित हुए? प्रागनली जो है अंडाशय के अंदर प्रवेश किए। जब अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करने का 3 रास्ता, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी। अब उसके बाद क्या है कि जब पोरोगैमी ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर गए तो बीजांड से अब भ्रूणकोश में प्रवेश करेंगे। तो बीजांड से भ्रूणकोश में प्रवेश करने का जो है प्रागनली जब भ्रूणकोश में प्रवेश करेंगे तो एक ही क्षेत्र होंगे। कौन सा? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो इस बात को समझे। चलिए इस डायग्राम को समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं, अब इस पर हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या बात कर रहे थे? बीजांड, पहले हम लोग प्रागनली का विकास को देखिए, प्रागकण से प्रागनली में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे बीजांड में प्रागनली कैसे प्रवेश कर रहे थे, डायग्राम के अनुसार से समझे थे। चलिए उसी बात को लिखे हुए हैं। प्रागनली का अंडाशय में प्रवेश के बाद बीजांड में विभिन्न रास्ते से प्रवेश करते हैं। विभिन्न रास्ते क्या क्या? पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी। तो पोरोगैमी क्या है? प्रागनली बीजांड में बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करते हैं तो उसे पोरोगैमी या इसे पोरोगैमी कहते हैं, जो लिली फ्लावर में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा है चैलेजोगैमी। प्रागनली बीजांड में निभाग चैलेजा के द्वारा प्रवेश करते हैं तो इसे हम चैलेजोगैमी कहते हैं। ये कोजुरिना एक फैमिली होते हैं फ्लावर का, उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है मीजोगैमी। प्रागनली बीजांड में आवरण इंटेगुमेंट के द्वारा प्रवेश करता है तो इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। ये देखने के लिए मिलते हैं कुकुरबिटा, कोहड़ा, कद्दू, ये जो जितने भी होते हैं ये सब इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। प्रागनली भ्रूणकोश के अंदर सिर्फ बीजांड द्वार क्षेत्र से ही प्रवेश करते हैं। बीजांड में अगर प्रवेश करना होगा तो 3 रास्ता होगा, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। बट अगर भ्रूणकोश में प्रवेश करना होगा तो उसका एक ही रास्ता होगा, कौन? बीजांड द्वार। आपको पता है बीजांड द्वार के पास एग एपरेटस होते हैं, अंडोपकरण होते हैं। अंडोपकरण में एक छिद्र होते हैं, उंगलीदार संरचना होते हैं जिसको हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। उसी फिलिफॉर्म एपरेटस के द्वारा भ्रूणकोश के अंदर प्रागनली अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद प्रागनली का बाह्य आवरण जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हट जाते हैं, और फिर उसमें निषेचन की बात देखेंगे। तो दोहरा निषेचन की अब बात करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, डायग्राम से तो इसको समझाए ही थे, अभी हम द्वितीय निषेचन की बात करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने किस पर बात की? अभी हम लोगों ने पहले समझे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बाद हम लोग समझे कि प्रागनली का विकास कैसे हुए, फिर प्रागनली कैसे भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश किए। जब भ्रूणकोश के अंदर प्रागनली प्रवेश कर गए तो अब क्या होंगे? अब निषेचन की क्रिया होंगे। तो निषेचन की क्रिया क्या होंगे? देखिए पढ़ते। निषेचन जो होते हैं आवर्तजीवी पादप में निषेचन 2 तरह से होते हैं, मतलब एक निषेचन, 2 निषेचन को मिलाकर एक निषेचन होते हैं, इसीलिए इसमें द्विनिषेचन कहते हैं। तो द्विनिषेचन की क्रिया को समझते हैं ये क्या है।
पहले द्विनिषेचन का जो खोज है वो नवा सचिन नाम का एक साइंटिस्ट बॉटनिस्ट है, उन्होंने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन का बारे में खोज की। उन्होंने ये बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन पादप में डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, और किस पादप में, तो आवर्तजीवी पादप में सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अनावृत पादप में ये सब में नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, आवर्तजीवी पादप जिसमें पुष्प का निर्माण होते हैं। निषेचन तथा भ्रूण के विकास के अध्ययन को, निषेचन के बारे में जब अध्ययन करेंगे, भ्रूण का जो विकास होंगे उसका अध्ययन जब करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रायोलॉजी समझ पा रहे हैं, एम्ब्रायोलॉजी हम लोग किसको बोलेंगे, जब निषेचन तथा भ्रूण के विकास का अध्ययन करेंगे तब। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, देखिए ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, जब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तब ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी या एनिमल एम्ब्रायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट एम्ब्रायोलॉजी किसको बोलेंगे, तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी C.F. वॉल्फ को कहा गया है। और फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी इन इंडिया, भारत के अंदर किसको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी बोला गया, तो पंचन महेश्वरी को बोला गया। युग्मक संलयन तथा फर्टिलाइजेशन का खोज कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर युग्मक संलयन दोनों एक ही बात हुए, फर्टिलाइजेशन के ही अंदर युग्मक संलयन आ जाते हैं, का खोज जो है कौन के, स्ट्रसबर्गर ने कब किए थे, 1884 ईस्वी में किए थे। युग्मक डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, युग्मक संलयन जिसको सिंगेमी बोलते हैं, ये पहले भी आप समझ चुके हैं सिंगेमी क्या होते हैं। आप ट्रिपल फ्यूजन नहीं समझ रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन अभी हम लोग समझेंगे। तथा त्रिसंलयन की क्रिया को एक साथ द्विनिषेचन कहते हैं। ये दोनों क्रिया जब एक ही भ्रूण कोश के अंदर होंगे तो उस भ्रूण कोश में कैसा निषेचन होंगे, द्विनिषेचन होंगे। और ये किस में देखने के लिए मिलते हैं, आवर्तजीवी पादप में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अभी इस पर फिर हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो अभी हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को समझे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, त्रिसंलयन और युग्मक संलयन की क्रिया को एक साथ द्विनिषेचन कहते हैं। अब ये हो कैसे रहे समझते हैं। आप देखे थे प्राग्नली में 3 केंद्रक थे, पहला थे कायिक केंद्रक और 2 थे जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक का काम है रास्ता बताना। वो भ्रूण कोश के पास जब पहुंच जाते हैं तो भ्रूण कोश के पास 2 कोशिका होते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं, सहायक कोशिका होते हैं। तो एक जनन को ये कायिक कोश केंद्रक जो है ये सहायक कोशिका का केंद्रक से मिल करके उसको नष्ट कर देते हैं। अब बच गए एक सिनर्जिड सेल और एक सेल बच गए। अब वो एक सेल से जाके जनन कोशिका मिल जाएंगे, तो वो मिलेंगे तो उस क्रिया को बोलेंगे युग्मक संलयन। प्रथम जनन केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से संलयन करता है, मतलब मिल जाता है, तो इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन का और एक नाम है जनन निषेचन। ये प्लांट में ही सिर्फ यूज किया जाता है, एनिमल्स में नहीं। उसको बोलेंगे जनन निषेचन भी कहते हैं। युग्मक संलयन जब हो जाते हैं तो डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होते हैं। जायगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं, तो जायगोट का निर्माण होता है। एक कोशिका जो है वो क्या बनाएंगे, जायगोट का निर्माण करेंगे। दूसरा जनन केंद्रक जो बच गए हैं वो ध्रुवीय कोशिका के केंद्रक, जो ध्रुवीय कोशिका में डिप्लॉयड 2 केंद्रक थे, वो 2 केंद्रक के साथ जाकर संलयन करते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन करते हैं। देखिए 2 युग्मक 2 केंद्रक पहले से थे, एक केंद्रक और जाके मिल गए तो त्रिसंलयन हो गए। 3 केंद्रक का मिलना उसको बोलते हैं त्रिसंलयन, या इसको हम लोग बोलते हैं कायिक निषेचन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। त्रिसंलयन से ट्रिप्लॉइड प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको PEN शॉर्ट में बोलते हैं, का निर्माण होता है। ये जो ट्रिप्लॉइड सेल होते हैं वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब अब ये जो 3 न्यूक्लियस वाले सेल बने उस तीनों न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोलेंगे। अब ये PEN कोशिका को बनाएंगे, जो कोशिका को बनाएंगे उस कोशिका का नाम होगा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चलकर विकसित करके एंडोस्पर्म में, भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भ्रूणकोश क्या है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। चलिए इस पर थोड़ा डायग्राम से आपको समझाते हैं जो कि इजी समझ में आएंगे। ये जो लिखा हुआ है इस बात को थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं। तो ये लिखा हुआ फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रथम जो जनन, अच्छा चलिए डायग्राम से समझाएंगे तो उसमें और इजी से समझ में आएंगे। तो द्विनिषेचन समझ पाए कि त्रिसंलयन और
युग्मक संलयन, दोनों क्रिया को एक साथ क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन बोलेंगे। चलिए इस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ये एक भ्रूण कोश बना लिए, ठीक है। भ्रूण कोश में ये एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल हैं, ये एक सेल है, ये सेंट्रल सेल है, ध्रुवीय कोशिका। चलिए, और यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस है। अब मान लीजिए प्राग नली यहाँ पे इन किया है, ठीक है। इसके पास 3 केंद्रक है, 1 2 3, इससे इन किए तो ये जो केंद्रक है ये कायिक केंद्रक है। कायिक केंद्रक पहले सिनर्जिड सेल से या इससे या फिर इससे किसी एक सिनर्जिड सेल से मिल जाएंगे, जाके मिलेंगे, उसके केंद्रक से जैसे ये केंद्रक संलयन करेंगे ये कोशिका या फिर ये कोशिका नष्ट कर जाएंगे। अब देखिए ये प्लेन, ये पोर बच गए, पोर से सीधा इन कर गए। अब यहाँ से ये केंद्रक का काम खत्म हो गया। अब ये केंद्रक यहाँ से जाके इससे निषेचन करेंगे, इससे जाके मिलेंगे, इस क्रिया को बोलेंगे युग्मक संलयन, और इससे जायगोट का निर्माण कर लेंगे ये। अब बच गए ये भी जाएंगे इसके पास, ध्रुवीय कोशिका, इसके पास 2 केंद्रक थे, एक केंद्रक ये गए और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये एंटीपोडल सेल आपको बताए थे कि ये पोषण को प्रदान करते हैं। देखिए ये सब जब विकसित करेंगे तो इसको पोषण देने के लिए तो कोई चाहिए, तो ये एंटीपोडल सेल इसको पोषण देंगे, इसको भी पोषण देंगे। और ये सिनर्जिड सेल भी धीरे धीरे आगे चलकर खुद ब खुद डिजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। सिर्फ बच जाते हैं ये कि जायगोट, और ये बच गए, ये भी नष्ट हो गए। अब भ्रूण कोश में क्या क्या बच गए, एक बच गई केंद्रीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, और एक बच गए अंडो कोशिका जो जायगोट का निर्माण कर रहे हैं। ये एंडोस्पर्म बच गए, ये आगे चलकर क्या बन गए, एंडोस्पर्म, और ये क्या बन गए, जायगोट। ये दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डायग्राम से आप समझ पाए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहे थे। ये पहले देखिए, जब ये पहले तीनों का केंद्रक आपस में मिलेंगे, तो तीनों का केंद्रक जब आपस में मिलेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब तीनों का केंद्रक जब मिल गए तो वो बना लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तीनों केंद्रक मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो सेल का नाम होगा, अब ये सेल का नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एंडोस्पर्म में। तो ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन में ये एंडोस्पर्म का क्या काम है, ये जायगोट से जो है यही बीज का निर्माण करता है। ये जायगोट जो है यही बीज का निर्माण करता है, और इस बीज को निर्माण विकसित होने में ये भोजन प्रदान करता है। देखिए हमेशा जब निषेचन होंगे, कहीं कोई चीज़ का विकास होंगे, तो उसको एक भोजन देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो अभी आप हर जगह देखते हैं कि बीजांड को न्यूसेलस भोजन दे रहे थे। बीजांड के अंदर जब हम लोग गए भ्रूण कोश को कौन कौन पोषण दे रहे थे, न्यूसेलस से भोजन एंटीपोडल सेल दिए थे, एंटीपोडल सेल दे रहे थे। अब एंटीपोडल सेल जब खत्म हो गए, तब इसको अब जो है ये जायगोट जो बचे, इसको पोषण कौन देंगे, इसको पोषण एंडोस्पर्म देंगे। ये एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे, बहुत सारे हम लोग समझेंगे कि नारियल में हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन 2016 में पूछे भी गए हैं कि नारियल के हम लोग किस हिस्से को खाते हैं, तो वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एंडोस्पर्म और जायगोट पर बात करेंगे, मतलब कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पर बात करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन देखें, गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर, पॉलिनेशन को समझे, फिर देखें फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब डबल फर्टिलाइजेशन को भी समझे। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि अब कैसे ये जायगोट एम्ब्रियो में, भ्रूण में बदलेंगे, और ये एंडोस्पर्म कैसे भ्रूण को विकसित होने में पोषण प्रदान करेंगे, कैसे बीज का निर्माण होगा, कैसे फल का निर्माण होगा। ये बात को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे अब समाप्त करते हैं। चलिए, इस डायग्राम को समझ गए आप लोग।